हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर हर वक्त इन ऑल कंडीशंस मेंटेनेंस फंक्शंस जो है वो चलते ही रहते हैं। चाहे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सो रहा हो, जाग रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, भाग रहा हो, चल रहा हो, कुछ भी करता हो, इन ऑल कंडीशंस मेंटेनेंस फंक्शंस हर वक्त चलते रहते हैं। और वो सारी प्रोसेसेस जो कि इस मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए होती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस कई तरह की होती हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं लाइफ प्रोसेसेस की, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया। लाइफ प्रोसेसेस तो और भी कई तरह की हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम इन 4 प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, एक आम आदमी के लिए न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना। खाना खाना या बनाना किस लिए, टू गेट एनर्जी एंड मटेरियल्स, सो दैट कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाली सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो हो सकें, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। टेकिंग फूड टू गेट एनर्जी एंड मटेरियल्स required to maintain all life processes in an organism। ये जो है न्यूट्रिशन, ये बेसिकली दो तरह का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, और दूसरी टाइप होती है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकता एंड हैज टू डिपेंड अपॉन सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आगे दो तरह का होता है, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि लाइट एनर्जी जो है ना, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक फूड। और सारे प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाने के लिए लाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। दूसरी टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या है कि लाइट नहीं बल्कि केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू मेक फूड। कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। अब हम करते हैं डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आगे तीन तरह का होता है। फर्स्ट काइंड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है कि सॉलिड या लिक्विड फूड को इंजेस्ट करना, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे अमीबा के अंदर या सारे हायर एनिमल्स के अंदर माउथ के थ्रू सॉलिड और लिक्विड को इंजेस्ट किया जाता है। सच अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, और इस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। पैरासाइट होस्ट से फूड लेता है। अब ये जो पैरासाइट है ये होस्ट की बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली भी रह सकता है और इंटरनली भी। अगर तो ये जो पैरासाइट है ये होस्ट की बॉडी के बाहर रहे तो उसको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम बात करें तो लाइस जो है या मस्कीटोज वो क्या हो जाएंगे, एक्टोपैरासाइट्स हो जाएंगे। जैसे अस्कैरिस हो गया जिसको हम राउंड वर्म कहते हैं, या टेप वर्म हो गया, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो अगर पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रहे तो उसको हम एंडोपैरासाइट कह देते हैं। थर्ड काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं वो अपना फूड लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कई तरह के माइक्रोब्स एंड कुछ फंगल फॉर्म्स जो हैं वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जिबिट करती हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जो कि प्लांट्स के अंदर होती है, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कब, जब क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट प्रेजेंट हो। The process by which plants convert carbon dioxide and water into glucose molecules
इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है यही होते हैं फूड फॉर द प्लांट। इनसे प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी ड्राइव करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन से हमें ये तो पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए ये 4 चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। ये 4 चीज़ें होंगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी। अच्छा, ये जो क्लोरोफिल की पिगमेंट है इसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन। तो पहली बात तो ये हो गई कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होनी है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होनी है। सो किसी भी प्लांट की कोई टेंडर स्टेम या फिर लीफ जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। तो चलो इस ट्री की कैनोपी से हम लेते हैं एक लीफ। तो ये हो गया एक लीफ, कितना सुंदर लगता है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में जो पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं उनको हम कहते क्या हैं। ये जो ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ हमें नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। और ये जो सेंटर में ये एक लाइन सी दिखाई दे रही है ये क्या है? इसको हम कहते हैं मिडरिब। ये जो मिडरिब है इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है ना ब्रांचेस, दोनों साइड पे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं। ये क्या है? इनको हम कहते हैं वेन्स। ये जो मिडरिब है इसके अंदर क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के अंदर 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम जो है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, जबकि जाइलम जो है ये कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। और जाइलम के कारण ही जो पानी है वो लीव्स तक पहुंचता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो लीफ है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ लीफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ फ्लैट सेल्स हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और इन सेल्स की लेयर को हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे ये लीफ के ऊपर वाली साइड पे अपर एपिडर्मिस होती है वैसे ही नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस होती है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कह देते हैं। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इसके बीच में सैंडविच होते हैं ये सारे सेल्स, जिसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें लंबे लंबे से यानी कि लॉन्गिट्यूडनली स्टैक्ड सेल्स नजर आ रहे हैं जिसको हम पेलिसेड टिश्यू कहते हैं। और इनके अंदर हमें कितने सारे क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं ना, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट यानी कि अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट होने के कारण दिस इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। तो ये जो पहली से टिश्यू के सेल्स हैं इनके नीचे की तरफ हमें गोल गोल से ओवल राउंड शेप्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं विद लार्ज एयर स्पेसेस, इसको हम मीजोफिल कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस में हमें यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देते हैं, इन पोर्स को हम स्टोमेटल पोर्स कहते हैं एंड दीज पोर्स आर गार्डेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नोन एज गार्ड सेल्स। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लीव्स के अंदर के टिश्यूज में कितने सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगर हमने एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में देखनी हो तो कैसा दिखेगा? क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर होती है क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप्स सनलाइट और सोलर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स तो चाहिए ना, एनर्जी होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो अब हमें ये पता लग गया कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये 4 चीजें अगर अवेलेबल होंगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी। अब यहाँ पर हमें अब तक ये पता लग गया कि क्लोरोफिल जो है वो कैसे अवेलेबल होती है और सनलाइट कहाँ से अवेलेबल होगी? ये सन से अवेलेबल होगी, ठीक है। तो 2 चीजें तो अब हमें क्लियर हो गई कि ये कैसे अवेलेबल होंगी टू द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये 2 चीजें रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये देखते हैं कि ये 2 चीजें प्लांट को कैसे मिलेंगी सो दैट कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। जैसे हमने पहले बात की थी कि प्लांट के जो लीव्स हैं उनकी लोअर सरफेसेस में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। अब ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं दीज आर गार्डेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नोन एज गार्ड सेल्स, जो होते हैं डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स के अंदर गार्ड सेल्स जो है उनकी शेप बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होती है, जबकि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं जिसमें कि ग्रासेस वगैरह आ जाएंगे उनके अंदर गार्ड सेल्स जो है ये डम्बल शेप्ड होते हैं। सो
अलग अलग तरह के गार्ड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स में। यहाँ पर देखो ये बीन शेप्ड है ना, इट मीन्स कि ये जो है स्ट्रक्चर ये डाइकोट प्लांट के गार्ड सेल्स की है। चलिए अब हम देखते हैं गार्ड सेल्स के अंदर होता क्या है। गार्ड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रिच साइटोप्लाज्म होता है, और एक और चीज़ ध्यान से देखने वाली कि गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू द आउटर वॉल। उससे क्या होता है कि जब गार्ड सेल्स जो हैं ये पानी से भरे होते हैं यानी कि टर्जिड होते हैं, और पानी के कारण जो टर्गर प्रेशर लगता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि अंदर की वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो बाहर थिन वॉल होने के कारण ज़्यादा जो है ना टर्गर प्रेशर वो बाहर की तरफ एक्सपीरियंस होता है, और ये जो वॉल है ये बाहर की तरफ बल्ज आउट कर जाती है। जब दोनों साइड से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये बाहर की तरफ बल्ज आउट कर जाते हैं तो अंदर एक छोटा सा पोर क्रिएट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि स्टोमेटल पोर ओपन हो गए हैं। अगर गार्ड सेल से पानी का लॉस हो जाए यानी कि टर्जिडिटी लॉस हो जाए, टर्गर प्रेशर कम हो जाए, तो क्या होगा कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये अंदर की तरफ इन सिकुड़ जाएंगे, हम कह देंगे कि स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो गए यानी कि क्लोज्ड स्टोमेटल पोर्स। और मीजोफिटिक प्लांट्स में नॉर्मली क्या होता है कि डे टाइम में स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं एंड नाइट टाइम्स में स्टोमेटल पोर क्लोज्ड होते हैं। जब डे टाइम में स्टोमेटल पोर्स जो है ये ओपन होते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि चाहिए होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए वो इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू अंदर एंटर करती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, तो वो भी यहाँ से ही फिर बाहर आ जाती है। अब क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए सो दैट कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो प्योरीफाई हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के कारण ही प्लांट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो चलो डे टाइम में जब स्टोमेटल ओपनिंग्स खुली हैं तो ये हो गया गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, फोटोसिंथेसिस में यूज हुई, ऑक्सीजन बाहर निकली। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और जब भी वेपर्स की फॉर्म में वाटर का लॉस हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन के कारण किसी भी प्लांट से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ना वो लूज हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये मीजोफाइट्स हैं तो चलो अगर वाटर का लॉस हो भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैनेज हो जाता है। बट व्हाट अबाउट जीरोफाइट्स? अब जीरोफाइट्स में यानी कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या है कि स्टोमेटल बिहेवियर जो है या स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो जीरोफाइट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशंस में यानी कि डेजर्ट एरियाज में रहने वाले प्लांट्स हैं, और यहाँ पर नॉर्मली जो है वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस होती हैं, यानी कि पानी तो पहले ही कम होता है। एक तो पानी वैसे कम है, ऊपर से डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और गर्म हवाएं भी चलेंगी, और अगर डे टाइम में ये जो है स्टोमेटल ओपनिंग्स ये खुल जाएं तो यहाँ से पानी का लॉस हो जाएगा, ये तो जीरोफाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंटेंस धूप होती है डे टाइम में जीरोफाइट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके, और नाइट टाइम में अपने स्टोमेटल ओपनिंग्स को खोल लेते हैं जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अब देखो डे टाइम में क्योंकि सनलाइट अवेलेबल होती है, फोटोसिंथेसिस होनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ने अंदर जाना होता है, डे टाइम में तो इसने अपने स्टोमेटा ही बंद कर लिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करेगी? क्या होता है कि जीरोफाइट्स में रात के टाइम पे जब स्टोमेटल ओपनिंग खुली होती है तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर एंटर कर जाती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक इंटरमीडिएट फॉर्म में ट्रैप करके रख लिया जाता है, और दिन के टाइम पे फिर इस इंटरमीडिएट को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। Desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो इस तरह से जीरोफिटिक प्लांट्स जो है वो अपनी स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। सो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं ये गैशियस एक्सचेंज में मेजर रोल प्ले करती हैं। अब हम वापस आते हैं इस स्लाइड पे। इसमें हम देख चुके हैं कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल कैसे अवेलेबल होती है, और अब हमें पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी प्लांट्स के अंदर कैसे पहुंचती है।
क्लियर हो गया। अब रह गया वाटर। अब हमने ये देखना है कि वाटर कैसे पहुंचता है, क्योंकि अभी हमने ट्रांसपीरेशन की बात की है कि वाटर लॉस होता है। तो चलो ठीक है, लीव्स से वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन ये वाटर लीव्स तक पहुंच कैसे रहा है, ये भी तो देखें ना। ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जो सोलर एनर्जी है वो तो मिल रही है सन से, तो एक फैक्टर तो हो गया सनलाइट, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि इसके पत्तों के अंदर पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि लाइट को ट्रैप करती है। दो चीजें हो गई। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू एंटर करती है। तीसरा हो गया रिक्वायरमेंट पूरा। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर। ये वाटर कैसे एंटर करेगा, थ्रू सॉइल करेगा। वाटर along with some dissolved minerals सॉइल के थ्रू रूट्स के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये जो पानी है विद डिजॉल्व्ड मिनरल रूट्स में एंटर करेगा तो रूट्स के वेस्कुलर बंडल्स में जाएगा, जिसके अंदर होता है जाइलम टिश्यू। ये जो जाइलम टिश्यू है ये कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, जिसको हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं। यानी कि अब ये जो पानी है विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स ये ऊपर की तरफ राइज करता है और ये पहुंच जाता है लीव्स के अंदर। और लीव्स के अंदर पहुंच गया तो बस फिर चारों फैक्टर यानी कि चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब फोटोसिंथेसिस बड़े आराम से हो सकती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस होगी कैसे। रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो गई हैं, अब स्टेप्स भी देख लें। दीज आर थ्री मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल ने सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और ट्रैप करना है। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और उसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फूड है। तो ये हो गया अबाउट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तीनों इवेंट्स जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज सच इनको अच्छे से याद करना है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसको अगर हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इवॉल्व आउट होती है और वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड पे 12 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के यूज हो रहे हैं और 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मींस ओवरऑल अगर हम देखें तो वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है इसलिए हम कहते हैं कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ये जो यहाँ पर बना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये जो है प्लांट को एनर्जी देगा, तो एनर्जी सोर्स हो गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है भी जितना ग्लूकोज बना है वो सारा उसी टाइम ही यूज हो जाए। जितना का यूज हो गया, बाकी का क्या होगा। सो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमराइज करके स्टार्च बनाते हैं और स्टार्च की फॉर्म में ही ये जो फूड है ये प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है। यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स क्या होता है, स्टार्च होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन। तो ये तो हो गया अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने क्या करना है, हमने एक पॉटेड प्लांट लेना है विद वेरीगेटेड लीव्स, यानी कि जिसकी ऐसे पत्ते हों जिसमें कि येलो एंड ग्रीन दो तरह के कलर्स हों। इस तरह के पत्तों वाला हमने प्लांट लेना है, जैसे कोई मनी प्लांट हो गया या कोई क्रोटन का प्लांट हो गया, वो ले लेना हमने। अब हमने क्या करना कि इस पॉटेड प्लांट को अंधेरे में रख देना। टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन डार्क फॉर 3 days। क्यों, क्योंकि जितनी उसके अंदर पहले की बनी हुई स्टार्च होगी ना वो सारी इन 3 दिनों में यूज्ड अप हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी स्टार्चिंग। अब हमने क्या करना कि इस पॉटेड प्लांट को कम से कम 5-6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देना। अब जब सनलाइट अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी तो फूड बनेगा।
फिर हम क्या करेंगे कि इसका एक पत्ता तोड़ लेंगे और इस पत्ते को हमने एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेना, यानी कि हमने उसके जो ग्रीन मार्क्स है ना, ग्रीन स्पॉट्स हैं, उनको मार्क कर लेना सो दैट एक्सपेरिमेंट के एंड में कंपेयर करना इजी हो जाए। फिर हमने क्या करना, इस पत्ते को गर्म पानी के अंदर 1-2 मिनट उबालना है। फिर हमने एक बीकर लेना है, उसके अंदर अल्कोहल डालना है। अल्कोहल डाल के उसके अंदर इस पत्ते को हमने डिप कर देना। अब हमने इसको हीट करना, लेकिन कभी भी अल्कोहल को हम डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर हीट नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम एक वाटर बाथ लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसके अंदर ये अल्कोहल वाला बिकर रख देंगे और नीचे से हीट करेंगे। थोड़ी देर में जैसे ही ये गर्म होता चला जाएगा, क्या होगा कि यहाँ पर हमें हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन कलर दिखना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स पत्ते में से क्लोरोफिल निकल के बाहर आनी शुरू हो जाएगी। सो यहाँ तक हमने जो स्टेप्स किए हैं उसको फटाफट से सम अप करते हैं। हमने एक पॉटेड प्लांट लिया विद वेरीगेटेड लीव्स, उसको हमने 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा। फिर उसको कम से कम 5-6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा। फिर उसका एक पत्ता तोड़ा और उसको हमने ट्रेस कर लिया शीट ऑफ पेपर पे, जिसपे हमने ग्रीन एरियाज मार्क कर लिए। फिर इस लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर कुछ मिनट डिप करके रखा। फिर इसको अल्कोहल वाले बीकर में डाला। फिर इस बीकर को वाटर बाथ के अंदर रख के गर्म किया। उसके बाद जैसे ही लीफ का कलर जो है वो निकलना शुरू हुआ, हमने लीफ निकाल लिया। अब इस लीफ को हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के अंदर कुछ मिनट के लिए डिप करके रख देना है। फिर इसको निकालना है, पानी से रिंस ऑफ कर लेना, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है कलर ऑफ द लीफ और कंपेयर करना है। ये है पहले वाली लीफ की स्ट्रक्चर जो हमने मार्क की हुई है, ये है अब। ठीक है। और हमने लोअर क्लासेस में टेस्ट ऑफ स्टार्च पढ़ा हुआ है। अगर हम आयोडीन डालें और किसी जगह पे कलर जो है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाए, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें ब्लू स्पॉट्स दिख रहे हैं, इट मीन्स ये सभी ब्लू स्पॉट्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। जब हम इसको पहले वाली लीफ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इस लीफ के वो हिस्से जो पहले से ग्रीन थे या जिनके अंदर क्लोरोफिल थी, सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के अंदर स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स स्टार्च वहां ही बनी है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी। जहां क्लोरोफिल नहीं थी वहां पे स्टार्च भी नहीं बनी। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, कोशिश करनी है कि एक ही साइज के हों और दोनों को हमने अंधेरे वाले कमरे में रख देना, डार्क रूम में रख देना फॉर 3 डेज। क्यों? डिस्टार्चिंग के लिए, ताकि उनके अंदर पहले से जो स्टार्च बनी हुई है वो सारी यूज्ड अप हो जाए। अब हमने क्या करना है, आफ्टर 3 डेज इन पॉटेड प्लांट्स को अलग अलग से ग्लास प्लेट्स के ऊपर रखना है और एक पॉटेड प्लांट के पास हमने एक वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख देनी है। ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसकी क्वालिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे पॉटेड प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं रखना। अब 2 बेल जार लेने हैं, यहाँ पर ग्लास प्लेट के ऊपर रख देने हैं और यहाँ से एक वैसलीन की हेल्प से इसको अच्छे से सील कर देना है, ये इंश्योर करने के लिए कि इस बेल जार के अंदर ना तो बाहर से कोई गैस अंदर जा रही है, ना ही अंदर से कोई बाहर आ रही है। अब इस सेटअप को हमने धूप में रख देना है 5-6 घंटे के लिए। 5-6 घंटे के बाद हमने इन पॉटेड प्लांट्स में से पत्ते लेने हैं एक एक और उन दोनों पत्तों को हमने स्टार्च के लिए टेस्ट करना है, जैसे कि पहली वाली एक्टिविटी में किया। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और हमने देखना है कि स्टार्च दोनों लीव्स में कितनी कितनी बनी है। अब होता क्या है इन सेटअप्स में कि बेल जार से इसको चाहे कवर कर दिया, लेकिन अंदर एयर थोड़ी सी तो होती है ना दोनों केसेस में। ठीक है। और इस एयर के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है। अब इस वाले सेटअप में, ए सेटअप में हमने क्या किया कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख लिया और इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने इस हवा के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको कर लिया एब्जॉर्ब। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एब्जॉर्ब हो गई तो वो पत्तों के अंदर जा ही नहीं सकी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अवेलेबल हुई ही नहीं। तो स्टार्च कितनी बन जाएगी फिर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना स्टार्च नहीं बन सकती।
इस वाले सेटअप में क्या हुआ कि यहाँ पर जो एयर थी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर गई और उसने स्टार्च की फॉर्मेशन की। तो जब हम इन दोनों पॉटेड प्लांट्स के लीव्स को स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस प्लांट के लीव्स के अंदर स्टार्च की फॉर्मेशन बहुत कम हुई है, जबकि इसके अंदर प्रॉपर स्टार्च फॉर्मेशन हुई है। जो सेटअप ए में थोड़ी बहुत स्टार्च बनी है दैट इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन तो हर वक्त चलती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। बस उतनी का कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई उतनी का फोटोसिंथेसिस में यूज हुई और स्टार्च बनी, इसीलिए इसमें स्टार्च फॉर्मेशन कम हुई क्योंकि बाहर से तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई आई नहीं। तो इससे ये प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। अब अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। So see you all in the next video. Thank you so much for watching.